सो गाइज़, फ़िज़िक्स के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है कि आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी, या आपने कभी जब कोचिंग की होगी आपके पूरे नोट्स होंगे जिससे आप इस समय पढ़ रहे होंगे, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली होगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपको अपने फ़िज़िक्स का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपको अपनी बायोलॉजी रेडी करनी है और केमिस्ट्री के जो मेमोराइजिंग वाले पार्ट्स हैं उनको रेडी करना है। और बाकी फ़िज़िक्स को और फिज़िकल केमिस्ट्री को आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे पार्ट टेस्ट हम लोग अगर जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो इनिशियली हमें पार्ट टेस्ट मिलते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक जो होता है पोर्शन आ रहा होता है सिलेबस का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करते हुए चलना है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट होता है, 1.5 महीने सिलेबस कंप्लीट होता है फिज़िक्स का, क्योंकि आप एक चैप्टर को 1.5 महीने सिलेबस पहले आप पूरा करो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिवीजन टाइम है ना वो डिडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपने एक ही चैप्टर के कई सारे टेस्ट दिए होंगे। जैसे एक ही चैप्टर कई बार आपने टेस्ट के लिए पढ़ा होगा तो आपने मल्टीपल टाइम उसके नोट्स को रिवाइज़ किया होगा, उसके अपने कई सारे क्वेश्चन अगर लगाए हैं, अगर आपने ये बेसिक चीज़ें की हैं कि आप हर चैप्टर के आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, साथ में कई सारे टेस्ट में उस क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर को रिवाइज़ किया है और उसके शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला अलग से लिखे हुए हैं, तो अगर आपका 30 डेज़ पहले आप मतलब ये कह पा रहे हो ना कि मैंने पूरी फिज़िक्स कर ली, तो अब आपको ये नहीं करना है कि आपको दोबारा से रिवीजन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब वो चीज़ें देखनी है जिसमें आप लैग कर रहे हो। एक बार आप अच्छे से अगर कर चुके हो तो आपका वो 2-3 रिवीजन का कंबाइंड आपने पूरा किया है, अगर आपने सिलेबस मतलब एक महीने पहले पूरा किया है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको हर चैप्टर के डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो आइडियली कितने होते हैं? आइडियली होते हैं 200 to 300, आइडियली होते हैं। आइडियली मतलब इतने तो मिनिमम आपको करने हैं, और मैक्सिमम आपको करने हैं 400 to 500, जिसमें से आप पाओगे कि 150 और 180 क्वेश्चंस के बाद आपको, अगर आपने 500 क्वेश्चंस लेट से लगाए हैं तो 180 के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो रेपिटेटिव होते हैं, बट थोड़े थोड़े चेंज के साथ। आप जगह जगह से इन क्वेश्चंस को ले सकते हो, जैसे आप वेरियस टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी होंगी, आप टेलीग्राम से जैसे मैंने बताया था बहुत सारे टेस्ट उठा सकते हो। साथ में आप कोई अगर एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो, आप कोई मॉड्यूल कर रहे हो, आप अपना लोकल जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो वहाँ का मॉड्यूल कर रहे हो, तो ये कलेक्टिवली मिला के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी मॉड्यूल में किसी किताब में पूरे क्वेश्चंस एक जगह दे रखे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब कलेक्टिवली मिला के जो क्वेश्चंस अमाउंट तैयार होता है वो मैं बता रही हूँ कि वो इतना होता है। और इसके बाद ऐसा कोई भी वैरायटी नहीं बचती है जो आपने नहीं टच की हो इतने क्वेश्चंस करने के बाद। मतलब 200 क्वेश्चन जब आप क्रॉस करते हो तो उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस पाते हो वो रेपिटेटिव ही होते हैं। आप किसी से भी पूछोगे तो यही पता लगेगा, वही सेम पैटर्न, वही चीज़ आपको मिलेगी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ मिल सकती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी आपको क्या करना है, आपको टाइम सेव करना है। फिज़िक्स के लिए आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज प्रैक्टिस किया 2 घंटे फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको डेली डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना है डेली, कि आपको 1-2 आवर प्रैक्टिस के लिए देना ही है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो और थ्योरी का काम कर रहे हो। ठीक है, थ्योरी भी आपको रिवाइज करनी है और क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे आप अपने डेडिकेटेड आवर्स करके आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री, बोथ रिक्वायर प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। ओके। एंड थ्योरी का अपना अलग रोल होता है, वो भी आपको करते रहना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करती रहनी है। ठीक है, तो इनके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे टॉपिक्स का जो एक वो है ना, कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या टॉपिक है। कि कोई भी अगर फोर्स की बात है, लेट्स से कि रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, कोई एक्सेलरेशन है, कोई भी कंसेप्ट है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर वर्क डन है, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कहीं पे जा रही है, ठीक है, या कहीं से नेचुरल लेंथ में आ रही है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहती है कब नेगेटिव रहती है। जैसे हम लोग वर्क को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बट वही वर्क हम लोग निकालते हैं अगर स्प्रिंग के केस में तो ½ kx², उसमें हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं, है ना। तो
उसमें हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, वो एक वेरिएबल फोर्स होता है, और वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, उसमें हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तब वो हमारे पास निकल के आता है x² बाई 2, और वो हाफ का जो मतलब फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो आता है, और वो फॉर्मूला बनता है ½ kx²। तो मतलब वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं यूज़ हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की बात नहीं है, वेरिएबल फोर्स की। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि विच फोर्स इज़ वेरिएबल फोर्स एंड विच फोर्स इज़ कांस्टेंट फोर्स। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जो भी यूज़ हो रहा है, आप अगर आपको बहुत बेसिक्स में बहुत अच्छे से नहीं आता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ों पे आप ध्यान रखो कि आप कैसे, आप अपने टीचर से पूछो कि कैसे समझते हैं कि कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, कि अगर पूरे इक्वेशन में टी एक्स ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम लोग उसको कांस्टेंट कहेंगे। अगर खाली नंबर्स आ रहे हैं तो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। और अगर टी पे डिपेंडेंट आ रहा है, एक्स पे डिपेंडेंट आ रहा है, मतलब वो चेंज हो सकता है किसी फॉर्म में। टी टाइम बढ़ाएंगे तो वो चेंज होगा, एक्स बढ़ाएंगे तो चेंज होगा, तो वो मतलब वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, साथ में आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन में आप एक बार कर रहे हो, कहीं अटक रहे हो तो उसको ध्यान दो कि क्या, क्यों अटके, क्यों नहीं हो पाया पूरा सॉल्व। अगर कहीं पे डायरेक्ट आंसर नहीं है, मान लो उसको रेशनलाइज करके ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, मतलब अपॉन में माइनस करके था बट ऑप्शंस ऐसे नहीं है। या कभी कभी होता है हर चीज़ को, मान लो एनर्जी का कोई टर्म है तो उस सबको लेके ई के टर्म्स में ऑप्शन दे रखा है, ठीक। कभी कभी एसआई यूनिट है, सीजीएस में ऑप्शंस दे रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को एक जगह नोट करते चलो। एक कॉपी जो है ना उसको बना के कॉपी में मेंटेन करके अपनी गलतियाँ, फॉर्मूलाज जो हैं और ये जो चीज़ें हैं कि किसकी एसआई यूनिट क्या है, जिससे कुछ तो कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब इजीली रिमेंबर, मतलब रिमेंबर कर सकते हो। कुछ कंफ्यूजिंग होती है जैसे पॉइज, डेकापॉइज, पॉइज, पॉइजुली, ये सब इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि पॉइज है एसआई कि डेकापॉइज है कि पॉइजुली है, क्या है ये चीज़ें। तो आप इनको करो। और उसमें अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करके थोड़ा पढ़ाई करना होगा। जब आप भी कोई लॉज आता है, किर्चॉफ लॉ आ रहा है, फर्स्ट लॉ क्यों है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फैराडे लॉ क्यों है, लॉरेंट्स फोर्स का क्या मतलब है, ठीक है। और मतलब जितने भी चीज़ हम पढ़ते हैं, स्ट्रोक्स लॉ क्या है, और फ्लूइड्स में कई सारे लॉ हैं, ठीक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रोक्स लॉ क्या है, और दुनिया भर के लॉज उसमें आते हैं। तो एक बार जब ये लॉज सामने आए ना तो उनको ध्यान से देख लेना कि क्या चीज़, ये क्या, किस लॉ की वजह से, इस लॉ ने क्या बोला है। जैसे हीट वाले में आता है प्लैंक्स और केल्विन। प्लैंक का स्टेटमेंट आता है, कुछ केल्विन के दो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, एनसीईआरटी में भी वो दे रखे हैं, मतलब वो रेफ्रिजरेटर वाले में। तो ये जहाँ पे ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम आते हैं और उनके लिखे हुए दो स्टेटमेंट टाइप की चीज़ें आती हैं, तो उनको आप ध्यान में रखना कि साइंटिस्ट की लैंग्वेज में क्या कहा गया है। वो कहीं भी मॉड्यूल में वो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं तो वो एक ही दे रखा होगा। इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी खोल के आप वर्ड बाय वर्ड फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल फालतू काम ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो किसी मॉड्यूल में भी एज इट इज़ बिल्कुल सही दे रखी होती हैं, तो आप ये वहाँ से करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कब कर पाओगे, जब आपको थ्योरी 70% 80% क्लियर होगी। जब 70-80% थ्योरी क्लियर है, पहले तो कोशिश ये करो 100% क्लियर हो, एकदम 100% क्लियर हो। लेकिन अगर मतलब ये है ना कि 100% एकदम क्लियर हो तभी आप सवाल छू सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, कहीं जहाँ थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है साइड बाय साइड उसको क्लियर करते हुए चलो। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उसके बिना ये तो बिल्कुल गलत बात होगी अगर कोई कह दे कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके मार्क्स आ सकते हैं। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के किसी के मार्क्स नहीं आ सकते हैं। अगर बिल्कुल आपकी हैबिट नहीं है क्वेश्चन करने की तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको कम आता होगा तो भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली टू फेच गुड मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, मान लो आप 30% कोर्स हुआ है आपका, अभी 40% हुआ है, कहीं कई जगह स्लो चल रहा है, कई जगह फास्ट चल रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड में जो अगर कोई नॉइज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना और हेडफोन लगा लेना, उससे आपको वॉइस अच्छे से आएगी। तो
तो आपको क्या करना है कि अगर कई जगह 30% कोर्स हुआ है, कई जगह ज़्यादा जल्दी जल्दी कोर्स हो रहा है, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप पूरा अपने जहाँ पे पढ़ रहे हो ना वहाँ पे रिलाई करो। और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप पिछले नोट से पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आपकी रिवीजन में कमी थी, तो आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो। तो उसको भी मतलब टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि हम एक बार पढ़ चुके हैं तो अब हम भगा भगा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी, मोर स्पेसिफिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिस्टेंटली करना है, और 1 महीने पहले भी आप कंप्लीट करोगे तो उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। बशर्ते जो कर रहे हो ना उसको बार बार साथ में रिवाइज। अब ये नहीं कि मोल पढ़ा था तो अब मोल पढ़ा ही नहीं 8 महीना, ऐसा नहीं है। पढ़ते हुए चलो। जैसे मोल पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे, फिर मोल के नोट्स रिवाइज कर लिए। ऐसे करके कि जब आप लास्ट में पूरा कहो कि मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है, तो आपको एक चैप्टर 2-3 बार आप देख चुके हो एटलीस्ट। यही काम आपको फिज़िक्स में करना है। 30% 40% जो भी आपका कोर्स हुआ है, आप साथ में अभी करते रहो। कोई बैकलॉग हो गया है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। कोई बैकलॉग अगर हो गया है तो उसको भी थोड़ा टाइम देके, बैकलॉग की एक वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको देख लेना कि उसको कैसे क्लियर करना है, टाइम देके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसको भी करो। अब टाइम नहीं है बैकलॉग वगैरह रखने के लिए, और अब थोड़ा अटेंटिव होके अपना काम करना कि कोई भी बैकलॉग होने से बचाना है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक। और 30-40% जो भी है उसके साथ आप अभी बिल्कुल फिज़िक्स को चिल होके कंटिन्यू करो। फोकस यही रहना है कि हमें थ्योरी अच्छे से समझ में आनी है और डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देना है और अपनी गलतियों को लिखते जाना है, बीट मैथमेटिकल मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं। और एक क्वेश्चन के 2 तरीके मिल गए हैं तो उसका तरीका लिख लो कि कौन सी तरीका आपको प्रायोरिटी पे रखना है। एग्ज़ाम के पहले ये सारी चीज़ें जो आप लिखोगे, ये देख कर जाना है कि 2 तरीके से डायमेंशन क्वेश्चन निकाला था और इससे आसानी से सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। साथ में इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसी को पढ़ना है और फिज़िक्स में कुछ भी छोड़ना है, नहीं भाई। सबको पता है कि सबको, जिसको एडमिशन 600+ पे मिलने वाला है, वो कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकता है, ठीक। तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और वेटेज का अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसी से सबसे ज़्यादा आएगा, इससे क्वेश्चन कम होते हैं, नहीं। कुछ भी, एनटीए इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आई ऑलवेज से कुछ भी हो सकता है। तो आप सब पे अच्छे से कमांड करो। अब ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार केमिस्ट्री में मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से आए थे, फिजिक्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। मतलब अच्छे क्वेश्चंस का घुमा दिया था थोड़ा सा क्वेश्चन को, वही 1:3:5 आया था, लेकिन बहुत लोगों का गलत हो गया था। मेरा खुद का वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलत हो गया था। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को आपको बार बार करना है, इतना करना है कि आपको परफेक्शन हो जाए कि चाहे कुछ भी मोल्ड हो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मुझे उसमें कन्फ्यूजन हुआ, मैंने सही आंसर काट के और गलत टिक कर दिया था। डिस्टेंस एक वर्ड था, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। वही चीज़ है कि आपको बार बार, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आया वही वही क्वेश्चन, तो ऐसा माइंडसेट होता है, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, जो मुझे नहीं आता है वो आएगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हमारी किताब में हैं, जो हम 24 घंटे देखते हैं, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एग्जामिनर उसी को टारगेट करता है थोड़ा मोल्ड करके, ठीक है। तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना है। आपको फिज़िक्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपनी थ्योरी को रिवाइज करना है, प्लस आपको क्या करना है, बराबर तरीके से अपने फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, और जो भी अपनी गलतियाँ उसको आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो ये फिज़िक्स की जो मेन स्ट्रैटेजी है ना, ब्रॉड स्ट्रैटेजी, वो यही है। अब पर चैप्टर की बात है, आपका कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई ईजी हो सकता है। मान लो कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट है तो उसमें आपने अपना मॉड्यूल लगा लिया। अगर मॉड्यूल में आपको मान लो लोकल प्रैक्टिस शीट कोई मिलती है, तो वो, अब मॉड्यूल ऐसा फैंसी वर्ड से परेशान मत होना कि अच्छा चलो आपके पास मॉड्यूल तो मेरे पास है नहीं तो अब हम परेशान हो गए, तो कोई बात नहीं। मॉड्यूल में क्या है, सवाल ही तो होते हैं। आपके लोकल कोचिंग कहीं कर रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते होंगे, वही चीज़ होती है मॉड्यूल। तो आप मॉड्यूल कर लो, वो मिल गया। टेलीग्राम पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, मॉड्यूल्स भी मिलते हैं हर कोचिंग के। तो जो अगर टफ़ है आपका,
ठीक है, जो क्वेश्चन अगर मतलब जो चैप्टर आपका टफ है उसमें आप वैरायटी प्रैक्टिस करो, आप अपना मॉड्यूल भी कर लो, आपको और जहाँ जहाँ से उस टॉपिक के क्वेश्चंस मिले आप हर जगह से प्रैक्टिस करो। तो ब्रॉडली आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही डिसेंट स्कोर आपका आने लगेगा टेस्ट में। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं, उसमें गलतियाँ निकालना और हर तरह की गलतियों को नोट करना, बीट थ्योरी, कंसेप्चुअल या मैथमेटिकल, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सबको नोट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको नोट करना और साथ में अपनी गलतियों को इम्प्रोवाइज़ करना कि आप एक गलतियाँ हो गई है, अब वो गलती नहीं करनी है, उसको रेक्टिफाई करते हुए चलना है कि इस टेस्ट में ये हो गया, अब नहीं होना है। मैथमेटिकल में आपको पता चल गया कि जब इस तरीके से जाते हो तो फंस जाते हो, तो आपको जो तरीका आप निकाले हो उसको देख लो, और एग्ज़ाम के पहले भी देख कर जाना है कि ये वाले अप्रोच से हमको काम नहीं करना है। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। मैं आगे स्ट्रैटेजीज बताऊँगी, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।